नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिंपल सी यहाँ पर जो रिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपॉन ए डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेफरेंस। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो प्रोजेक्शन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उसके एक डायमीटर के ऊपर, किसके डायमीटर के ऊपर, सर्कल ऑफ रेफरेंस के। अब अगर मैं ये कंसीडर करूँ, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। मान लो ये हमारा सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का सेंटर जो है हमारा ओ, ये इसका सेंटर ले लिया हमने ओ, और ये हमारी एक्स एक्सिस यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट एक्स और इधर जो है एक्स डैश। ऐसे ही हम वर्टिकल भी ले लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट वाई और ये हमारा है वाई डैश। ठीक है, और मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, कोई भी पॉइंट हमारे पास है, मान लो ये कोई पॉइंट पी हम कंसीडर करते हैं जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम पी को क्या मान के चलते हैं, यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं, रेफरेंस पार्टिकल हम इसको मान के चलते हैं पी को। और अगर मैं इसका यहाँ से सर्कल का रेडियस और रेफरेंस पॉइंट से यानी कि सर्कल के सेंटर से मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये पॉइंट पी जो है अगर इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव करता है तो इस सर्कल को हम बोलेंगे सर्कल ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे इसको, सर्कल ऑफ रेफरेंस। और ये पॉइंट पी जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट है कोई, या पार्टिकल है कोई भी जो सर्कुलर पाथ जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ जो है वो डिस्क्राइब करेगा। और यहाँ पर ये कुछ एंगल सबटेंड करता है एक्स एक्सिस के साथ, मान लो ये एंगल थीटा है। और अगर मैं एंगुलर स्पीड ओमेगा कंसीडर करता हूँ तो ओमेगा इंटू टी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, थीटा। यानी कि टी टाइम के बाद अगर ऑब्जेक्ट की मैं किसी भी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन एक्स से कितनी लेता हूँ, यहाँ तक लेता हूँ, मान लो पी पॉइंट पर, पी कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो ये जो इसका जो रेडियस है वो हमारा आर है। अब देखो इस पॉइंट का अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मैं पी पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से क्या ड्रॉ कर दिया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो परपेंडिकुलर हमारा आया है ये इस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर, यहाँ पर जो है ये मान लो पॉइंट एम, तो ये परपेंडिकुलर हमने किसके साथ ड्रॉ किया, वाई डैश एक्सिस के साथ ड्रॉ किया है। तो ये एम जो है ये प्रोजेक्शन हो जाएगा पॉइंट, इस पी का रेफरेंस पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ पर हो जाएगा, इस सर्कल के डायमीटर के ऊपर, जो कि डायमीटर हमने वाई डैश लिया हुआ है। अब अगर ये पॉइंट यहाँ से मूव कर जाए, सपोज करो ये पॉइंट यहाँ से इधर मूव कर जाए, तो इधर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसकी ये जो पॉइंट पी है, अब हमारा पॉइंट पी कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता, मान लो पी डैश पॉइंट। अब अगर यही पार्टिकल अगर यहाँ पर मूव कर जाए तो यहाँ से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो एम पॉइंट हमारा जो आएगा, देखो अब यहाँ पर आ जाएगा एम पॉइंट। फिर अगर पार्टिकल मान लो सपोज करो एक्स डैश से वाई डैश की तरफ मूव कर रहा है, मान लो पी पॉइंट यहाँ पर है हमारा ये, और यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई डैश एक्सिस पर, तो हमारा प्रोजेक्शन एम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर पार्टिकल, ये जो रेफरेंस पॉइंट यानी कि पार्टिकल ही कंसीडर कर सकते हो, ये अगर इस सर्कल के अलोंग मूव करता है, ठीक है, सर्कल के अलोंग अगर मूव करता है तो हमारा जो प्रोजेक्शन हमने लिया हुआ एम, ये प्रोजेक्शन हमारा देखो कैसे मूव करता है। जब ये एक्स से एक्स डैश की तरफ मूव करेगा तो हमारा जो ये प्रोजेक्शन एम है वो वाई से ओ की तरफ मूव करेगा। वाई से किधर मूव कर रहा है, ये ओ की तरफ। और अगर ये एक्स डैश से हमारा एक्स की तरफ मूव करता है तो हमारा जो प्रोजेक्शन आएगा, इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन आएगा, ये देखो ये प्रोजेक्शन एम, अब ये ओ से किसकी तरफ मूव करना शुरू हो गया, वाई डैश की तरफ। यानी कि हमारा अगर हम पार्टिकल का मोशन कंसीडर करें, यहाँ पर ये हमारा ओ पॉइंट और इधर एम था हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग में, फिर दूसरी बार हमारा यानी कि एक्स डैश से अगर पार्टिकल एक्स की तरफ मूव करता है तो प्रोजेक्शन हमारा ओ से इधर मूव करेगा, किधर, वाई डैश की तरफ। तो मीनिंग इस एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो कि डायमीटर है, किसका डायमीटर है, जो सर्कल का जो डायमीटर है, तो उस डायमीटर के अलोंग जो है ये प्रोजेक्शन मूव करेगा। ठीक है, तो इसका जो मोशन होगा एम से नीचे भी होगा, एम के सॉरी ओ से नीचे की तरफ भी होगा और ओ से ऊपर की तरफ भी होगा। यानी कि ओ से ये वाई की तरफ भी मूव करेगा एम पॉइंट, और यानी कि प्रोजेक्शन मूव करेगा, और साथ में ये ओ से वाई की तरफ भी मूव करेगा, यानी कि ओ के टू एंड फ्रो ये मूव करेगा। इसका मीनिंग इसका मोशन कैसे हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। तो मीनिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हमने कंसीडर किया है तो
सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एक तरह क्या हो गया, इस प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन हो गया, किसका प्रोजेक्शन है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो कि डायमीटर के जो है ऊपर लेते हैं हम, किसी एक डायमीटर के ऊपर, किसके, रेफरेंस सर्कल के। तो इस तरह से हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं करैक्टरिस्टिक्स, हम स्टडी करेंगे यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो करैक्टरिस्टिक में हम क्या क्या कंसीडर करेंगे यहाँ। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। अब जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ, देखना ये जो पार्टिकल हमारा यहाँ था, जब यहाँ पर आ गया पार्टिकल, यहाँ पर जब पार्टिकल है तो रेफरेंस लाइन से, यानी कि एक्स डैश लाइन से इसका जो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने कंसीडर किया हुआ है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं y। तो y की जो वैल्यू आएगी, अब रेडियस इसका r है, तो इस ट्राइंगल से हम जो है निकालेंगे, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल बने हैं यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा O, ये हमारा पॉइंट P, और इसका प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये देखो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्शन आया था M, तो ये हमारा R है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, देखो इसके बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल हमारा थीटा बनेगा। और तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, OM की वैल्यू। ये जो OM जो आएगा, इसको हमने राइट कर दिया y से, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया हुआ है। तो OM की जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, R। अब देखो ये किसका काम करेगा, स्मॉल एंगल यहाँ पर बना हुआ है, और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर का काम हमारा, देखो ये हमारा बेस का काम करेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y डिवाइड बाई r जो आएगा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा y, दिस इज इक्वल टू r साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए रिलेशन बन जाएगा। और साइनोसोडियल वेव की तरह जो है ये क्या करेगा, वैरी करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड at any instant distance traveled at any instant by the body executing simple harmonic motion from its mean position, from its मेन पोजीशन। यानी कि जो मेन पोजीशन थी, मेन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अगर पुट कर दे ओमेगा t, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एम्पलीट्यूड। अगर हम अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle from its mean position, from its mean position। mean position से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा,
ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, अगर वाई का रिलेशन हम देखें आर साइन थीटा, ये था आर साइन थीटा, या ओमेगा टी लिख सकते हो आप इसको। तो अगर यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो वाई जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा यहाँ से। तो इसके लिए हमारा थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट गिवन है वेलोसिटी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेलोसिटी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, पार्टिकल का जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसके साथ, टाइम रेट ऑफ चेंज। तो टाइम के साथ हमें करना है ये, तो वेलोसिटी जो आएगा दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो y की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर d अपॉन डी टी। वाई की जो वैल्यू है दिस इज आर साइन थीटा की जगह ओमेगा टी राइट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, तो v जो आएगा दिस इज इक्वल टू आर। अब साइन ओमेगा टी का होता है हमारा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कोस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा टी का भी करना है, तो ओमेगा टी का हमारा हो जाएगा ओमेगा। तो इसको लिखेंगे हम ओमेगा आर कोस ओमेगा टी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया वी के लिए। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन की फॉर्म में, क्योंकि हमें रिलेशन पता है जो हमारा साइन जो स्क्वायर थीटा होता है दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, या यहीं से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा निकालें दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा जो आता है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट करके जो है इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो y डिवाइड बाई आर होती है, या साइन ओमेगा टी की। तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी कोस थीटा यहाँ पुट कर देंगे इसको, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ से हमारा आएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें अगर, तो वेलोसिटी के लिए नया रिलेशन हमारा आएगा ओमेगा आर, और कोस थीटा की वैल्यू ये यहाँ से आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, और जो आर डिवाइड में आर का स्क्वायर रूट भी साथ में है, तो इसका मीनिंग इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं सिंपल आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से हमारा आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी के लिए रिलेशन आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन किसके लिए आ गया, वेलोसिटी के लिए आ गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सीलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सीलरेशन हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो बनेगा दिस इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यानी कि जो वेलोसिटी की जो वैल्यू आई थी अगर यहाँ पुट कर दे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और वी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो कि वैल्यू हमारे पास आई थी ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आई थी, तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे और इसका हमें क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो ओमेगा तो है ही ऐसे, आर भी है, तो कोस का जो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और साथ में जो ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो हमारा ओमेगा आएगा, तो ओमेगा और इसकी मल्टीप्लाई में आ गया। तो यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन जो आया नेगेटिव साइन को आगे लगा देंगे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा, और साथ में आर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी। और ये जो हमारी वैल्यू है ये वैल्यू हमारी होती है वाई की वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी कि ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी, अगर मोशन जो है पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ मूव करता है, तो एक्सीलरेशन जो हमारा आएगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट।
तो ये हमारा रिलेशन आएगा। अब किसी भी एक डेफिनेशन और यहाँ से हमारी आ जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर पीरियोडिक मोशन किसी भी पार्टिकल का है तो मोशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। कब, अगर उसका जो एक्सीलरेशन है वो जो है एक्सीलरेशन क्या आएगा, डायरेक्टली पोजिशन आएगा नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेड टू बी simple harmonic motion if acceleration of the particle is directly proportional to the negative of displacement covered of displacement negative of its displacement from mean position। तो ये हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है भाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा पार्टिकल का कब होगा, अगर उसका एक्सीलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आता है, तब हमारा जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। नेक्स्ट हमारी टर्म रहती है फेज। क्या होता है, तो द फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का जो फेज होगा at any instant is its state as regard to its position and direction of motion। with respect to mean position। with respect to mean position, यानी कि फेज का मीनिंग क्या है, कोई भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उसका जो फेज आएगा, फेज क्या होगा उसकी, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जो उसकी पोजीशन और डायरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू मेन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं उसका फेज। एक तरह से फेज जो है वो हमारा एंगल ही होता है। फेज क्या होता है, एक तरह से एंगल। अगर मान लो किसी भी फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ टी फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो टर्म हमने यहाँ लास्ट में राइट किया है, दिस एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। तो ओमेगा टी प्लस जो फाइव आया है ये क्या होगा, हमारा फेज होगा, फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है उसका फेज जो आएगा वो उसका एंगल होगा एट एनी टाइम टी। कितने टाइम पर, जो ये यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है इस टाइम पर ये इसका क्या होगा, फेज होगा। ऐसे ही हमारे पास फेज डिफरेंस भी होता है। अगर मान लो दो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो उनके फेज का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं क्या, फेज डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द फेज of two oscillating particles is known as phase difference।
इसको हम बोलते हैं क्या, फेज डिफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फेज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में और एक्सीलरेशन में क्या फेज रिलेशन आएगा। तो फेज रिलेशन निकालने से पहले हम इसकी इक्वेशन राइट करते हैं तीनों की दोबारा से। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी y = r sin ओमेगा टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। फिर हमने वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकाल लिया, वो आई है हमारी ओमेगा r cos ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमारी आई है सेकंड इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन को हम जो है साइन की फॉर्म में राइट करें, यानी कि इसको चेंज करें, तो cos ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा r एज इट इज़, कोस को लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि π/2 से जो है साइन चेंज हो जाता है कोस में, और सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं v = ओमेगा तो है ही है, ये जो टर्म है r भी है यहाँ पर, या ओमेगा r साइन ओमेगा टी एज इट इज़ लिखना है हमें ओमेगा टी प्लस π/2। तो अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें, इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 दे देता हूँ, चलो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3, अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो देखो एम्पलीट्यूड में तो फ़र्क आ ही रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड r है, जबकि वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड जो है ओमेगा × r है। और जबकि अगर फेज़ देखें, यहाँ पर हमारा फेज जो है वो है ओमेगा टी, और यहाँ पर हमारा जो फेज है दिस इज़ ओमेगा टी प्लस π/2। यानी कि इन दोनों के फेज का एंगल में थोड़ा कुछ डिफरेंस आ गया है, इस डिफरेंस को बोलेंगे फेज डिफरेंस। यानी कि वेलोसिटी में और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस है यहाँ पर, π/2 का फेज डिफरेंस है। तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, यहाँ पर अगर मैं राइट करूँ velocity of a particle in simple harmonic motion, कैसा मोशन, अगर पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो लीड करेगी, लीड्स यानी कि आगे चलेगी, द डिस्प्लेसमेंट by an angle of π/2। देखो वेलोसिटी में π/2 आगे चल रही है, किससे आगे चल रही है वेलोसिटी π/2, डिस्प्लेसमेंट से। तो इनका ये फेज रिलेशन आ गया। जब हम डायग्राम जो है फेजर डायग्राम इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो अब हम एक्सीलरेशन का अगर रिलेशन लिखें, एक्सीलरेशन जो हमारा आया था रिलेशन, एक्सीलरेशन का रिलेशन हमारे पास आया था -ω² y, या एक्सीलरेशन को -ω² y की भी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे r sin ओमेगा टी, ये आया हमारे पास r sin ओमेगा टी। ठीक है, और अगर इसको भी हम कन्वर्ट करना चाहें कोस की फॉर्म में, अगर हमें इसको राइट करना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो करता है कि इसका जो एक्सीलरेशन का जो फेज का डिफरेंस आएगा इसके साथ, ठीक है, वो बिल्कुल अपोजिट आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव होगा तो एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, उस टाइम पर नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसका फेजर जो है फेज रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, A = ω² r, कोसाइन की फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस π/2 लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे π/2। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी में, और आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। अब मैं इसको अगर कंपेयर करता हूँ किसके साथ, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, सेकंड जो इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये भी कोसाइन की फॉर्म में, ये भी कोसाइन की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमारा एंगल ओमेगा टी है, जबकि यहाँ पर हमारा एंगल ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो इसका मीनिंग क्या है हमारा,
तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसका मीनिंग हमारा जो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस जो आएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी इज ऑफ π/2। देखो π/2 का फेज डिफरेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में भी था, और अब हमारा एक्सीलरेशन में और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस π/2 आ गया। इसका मीनिंग डिस्प्लेसमेंट में और हमारा जो एक्सीलरेशन में फेज डिफरेंस आएगा वो हमारा पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन इज फेज डिफरेंस between displacement and acceleration is पाई का फेज डिफरेंस होगा। तो ये हमारे फेज रिलेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में और एक्सीलरेशन में।